गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईटी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज हमारा एक नया टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। तो मोस्ट टॉपिक है, इससे क्या है, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न उठाए जाते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, यहाँ से प्रश्न हर हालत में ही बनाए जाते हैं। पीछे जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हुई थी तो राजस्थान के एकीकरण में 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो हम ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और अच्छे ढंग से इस टॉपिक को हम कवर करते हैं, यानी राजस्थान का एकीकरण। सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण क्यों हुआ, इसकी क्या जरूरत पड़ी थी। यानी जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तो उस समय पूरे भारत में क्या है 565 रियासतें थी, यानी अलग अलग रियासतें थी। उन रियासतों में क्या है राजाओं का शासन था। किसका शासन था? राजाओं का शासन था। तो उस समय हमारे राजस्थान में 19 रियासतें थी और 19 रियासतों में राजाओं का शासन था। तो इन रियासतों को शासन खत्म करने के लिए एक ऐसी कानून व्यवस्था बनाई गई थी जिसके कारण एक समान सबको समान अधिकार मिल सके। तो उस समय यानी पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार में जो प्रधानमंत्री था तो कौन था। यानी राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? एटली था। और वाइसराय कौन था उस समय? माउंटबेटन था। माउंटबेटन यानी उन्होंने क्या है हमारे भारत का विभाजन किया था। तो उस समय क्या है राजस्थान में कितनी रियासतें थी? राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। और ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे और एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेश एक था। कौन था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। ठिकाने कौन कौन थे? एक था कुशलगढ़। कुशलगढ़ ठिकाना, नेमराना और लावा। तो कुशलगढ़ कहाँ था? ये बांसवाड़ा में। नेमराना अलवर में। और लावा उस समय जयपुर में था और वर्तमान में यह क्या है टोंक में है। तो कुशलगढ़ में किसका शासन था? राठौड़ वंशों का शासन था। नेमराना में कछुआ वंश था। और लावा में नरूका वंश। तो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उस समय राजस्थान में रियासतें पूछी जाती है तो कितनी रियासतें थी? 19 से। कहाँ थी ये? राजस्थान में थी। राजस्थान में रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी। उस समय ठिकाने पूछे जाते हैं तो हमारा आंसर रहेगा 3 ठिकाने थे और केंद्र शासित प्रदेश है वो एक था। कौन था? अजमेर और मेरवाड़ा था। यानी कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा में है, यहाँ राठौड़ वंश है। नीमराना अलवर में, वहाँ कछुआ वंश था। और लावा जयपुर में, वर्तमान में क्या है ये टोंक में, वहाँ नरूका वंश था। और सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा ठिकाना पूछा जाता है तो कुशलगढ़ था, ये सबसे बड़ा ठिकाना। और सबसे छोटा लावा। तो अब राजस्थान का एकीकरण यानी कितने चरणों में हुआ था? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो हमारा आंसर रहेगा 7 चरणों में। राजस्थान में
राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? तो कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। और एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल उस समय केंद्र सरकार में गृह मंत्री थे। गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी अब पूछा जाता है कि राजस्थान का एकीकरण हुआ, यानी राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारा आंसर रहेगा एटली। और वाइसराय कौन था? माउंट बेटन था। उस समय राजस्थान में रियासतें पूछी जाती है तो हमारा आंसर रहेगा 19 रियासतें थी। कितनी थी? 19। और ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर और मेरवाड़ा। कुशलगढ़, यानी कुशलगढ़ ठिकाना है, कहाँ था? ये बांसवाड़ा में। और इसमें किसका वश था? यानी राठौड़ों का वश था। और ये सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है, सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़ है। दूसरा नीमराना आता है, कहाँ है ये? अलवर में। यहाँ शासन पूछा जाता है तो यहाँ कछुआ वश का शासन है। लावा उस समय जयपुर में था, वर्तमान में ये टोंक में है। यहाँ शासन पूछा जाता है तो नरोका वश का शासन। और ये सबसे छोटा ठिकाना है। अब राजस्थान का एकीकरण यानी कितने चरणों में हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। और राजस्थान के एकीकरण में कितने समय लगा था? यानी 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। कितने? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अगर कुल दिन पूछे जाते हैं, टोटल दिन यानी दिन बताओ, तो दिनों की संख्या है 3144 दिन लगे थे। 3144 दिन। और एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। उस समय केंद्र सरकार में गृह मंत्री थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये एकीकरण कब शुरू हुआ था? यानी 1948 से लेकर 1956 तक 7 चरणों में चला। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत तो मेवाड़ यानी उदयपुर। और सबसे नवीन रियासत कौन थी? नवीन तो झालावाड़। 1838 ईस्वी में झाला मदन सिंह ने कोटा का विभाजन करके झालावाड़ की स्थापना की थी। अब आते हैं सबसे यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत और क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत। छोटी रियासत। तो बड़ी रियासत पूछा जाता है तो हमारा आंसर रहेगा जोधपुर यानी मारवाड़। और क्षेत्रफल में सबसे छोटी शाहपुरा।
अब आती है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर, और सबसे छोटी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। तो सर्वाधिक तोपों की सलामी का अधिकार, सर्वाधिक तोपों की सलामी का अधिकार मेवाड़, 19 तोपों का। और सबसे कम तोपों की सलामी का अधिकार झालावाड़। तेरह तोपों को। कितनी थी? 13 तोपों को। नोट लगा कर लिखो। ठिकानों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। अब लिखो अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप किशनगढ़ और शाहपुरा रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। नोट लगा कर लिखो। सबसे पहले उत्तरदायी शासन वाली रियासत शाहपुरा और सर्वाधिक सुदृढ़ रियासत शाहपुरा। सबसे पिछड़ी रियासत, सबसे पिछड़ी रियासत जैसलमेर। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत पूछी जाती है तो हमारा आंसर रहेगा मेवाड़। यानी मेवाड़ है वो सबसे प्राचीन रियासत थी, उसको उदयपुर रियासत भी कहते हैं। सबसे नवीन रियासत है वो झालावाड़ है। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में झाला मदन सिंह ने की थी, कोटा से विभाजन करके। किससे विभाजन करके? कोटा से। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत पूछी जाती है तो वो है जोधपुर यानी मारवाड़। और क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत पूछी जाती है तो शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा। अब बात आती है जनसंख्या की दृष्टि से, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछी जाती है तो हमारा आंसर रहेगा जयपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत पूछी जाती है वो है शाहपुरा। और सर्वाधिक तोपों की सलामी का अधिकार किसको था? मेवाड़ को। किसको था? मेवाड़ को। कितनी तोपें थी? 19 तोपों की सलामी। और सबसे कम तोपों की सलामी का अधिकार पूछा जाता है तो वो है झालावाड़। कितनी थी? 19 यानी 13।
13 तोपों की सलामी। यानी ठिकानों को क्या है, ठिकानों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। और अपवाद स्वरूप पूछा जाता है कि ऐसी राजस्थान में कौन सी 2 रियासतें हैं जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं है। तो हमारा आंसर रहेगा किशनगढ़ और शाहपुरा। यानी किशनगढ़ और शाहपुरा ऐसी 2 रियासतें हैं जिनको क्या है, तोपों की सलामी का अधिकार नहीं है। सबसे पहले उत्तरदायी शासन, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले उत्तरदायी शासन वाली रियासत पूछी जाती है तो हमारा आंसर रहेगा शाहपुरा। और सर्वाधिक सुदृढ़ रियासत यानी सबसे अच्छी रियासत कौन थी, तो वो थी शाहपुरा। और सबसे पिछड़ी हुई रियासत कौन थी, तो आंसर आएगा जैसलमेर। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मुस्लिम रियासत, टोंक। जाट वंशीय रियासत, भरतपुर और धौलपुर। यादव वंशीय रियासत, करौली। अंग्रेजों की देन, अंग्रेजों की देन कौन सी रियासत थी, कोटा और झालावाड़। अब तोपों की संख्या कम कर दी गई, तोपों की संख्या कम कर दी गई। कौन सी रियासत थी, वो कोटा रियासत थी। यानी 17 से घटाकर 13 कर दी। और तोपों की संख्या बढ़ा दी गई। करौली, इसकी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। कितनी कर दी गई थी, 17 कर दी गई। अब देखो रियासत पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत, सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली रियासत, सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी रियासत थी, बीकानेर। उस समय शासक कौन था, शार्दुल सिंह। और सबसे बाद में हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी रियासत है, धौलपुर। शासक उदयभान सिंह।
15 अगस्त 1947 को काली पगड़ी पहनकर शोक दिवस मनाने वाला, शोक दिवस मनाने वाला शासक जोधपुर का हनुमत सिंह। अब नोट लगाकर लिखो। बांसवाड़ा का शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। मुस्लिम रियासत पूछी जाती है तो वो कौन सी है? टोंक है। शासक अमीर खां पिंडारी था उस समय। कौन था? अमीर खां पिंडारी। टोंक का शासक अमीर खां पिंडारी। जाट वंशीय रियासत पूछी जाती है तो भरतपुर और धौलपुर। यादव वंशीय रियासत पूछी जाती है तो हमारा आंसर रहेगा करौली। अंग्रेजों की देन, यानी अंग्रेजों की देन कौन सी रियासतें हैं? तो वो कोटा और झालावाड़ है, वो अंग्रेजों की देन मानी जाती है। तोपों की संख्या कम कर दी गई थी, यानी कोटा के शासक था उस समय, तो वहां क्या है, तोपों की सलामी है वो 17 से घटाकर 13 कर दी थी और तोपों की संख्या बढ़ा दी गई थी करौली की, क्योंकि करौली के शासक मदन सिंह ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, तो उनकी क्या है, तोपों की संख्या वो 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। कितनी कर दी? 17। सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन है? बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह। और सबसे बाद में हस्ताक्षर करने वाली रियासत पूछी जाती है तो वो धौलपुर है, शासक है उदयभान सिंह। 15 अगस्त 1947 को काली पगड़ी पहनकर शोक दिवस मनाने वाला शासक जोधपुर का हनुमत सिंह था, क्योंकि वह जोध पाकिस्तान में मिलना चाहता था। बांसवाड़ा का शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा है कि मैं अपनी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो शिकार एक्ट। शिकार एक्ट पारित करने वाली रियासत टोंक 1901 में। वन्य जीव अधिनियम पारित करने वाली कानून बनाने वाली रियासत जोधपुर 1904 ईस्वी में। वन्य जीव अधिनियम
बनाने वाली रियासत, अलवर। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत, डूंगरपुर। डाक टिकट जारी करने वाली रियासत, जयपुर। रियासत सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई। अध्यक्ष अध्यक्ष पूछा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल। और सचिव वीपी मेनन। इस रियासत सचिवालय के अनुसार जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती है हैं या फिर अन्य पाक या अलग रहना चाहती है, उनके लिए 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें कौन कौन सी है? यानी उन रियासतों के पास 10 लाख जनसंख्या हो और 1 करोड़ वार्षिक इनकम वार्षिक आय के दो वार्षिक आय हो। तो ऐसी कौन सी रियासतें थी जिनके पास यानी 10 लाख जनसंख्या है और 1 करोड़ वार्षिक आय है? तो 4 रियासतें थी। ऐसी कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। कौन कौन सी है वो? जोधपुर, जयपुर और बीकानेर और उदयपुर। ये 4 रियासतें हैं जो उन शर्तों को पूरा करने वाली है। पूछा जाता है कि शिकार एक्ट पारित करने वाली रियासत कौन सी है? तो हमारा आंसर रहेगा टोंक। कौन सी है? टोंक। 1901 ईस्वी में वन्य जीव अधिनियम कानून बनाने वाली रियासत पूछी जाती है तो वो जोधपुर है 1904 ईस्वी में। अब शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत पूछी जाती है तो वो है डूंगरपुर। और वन्य जीव अधिनियम बनाने वाली रियासत पूछी जाती है तो वो है अलवर।
और डाक टिकट जारी करने वाली रियासत पूछी जाती है तो वो है जयपुर। यानी रियासत सचिवालय की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रियासत सचिवालय की स्थापना कब होती है? 5 जुलाई 1947 को। उस समय इसका अध्यक्ष पूछा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और सचिव पूछा जाता है तो वीपी मेनन है। तो इस रियासत सचिवालय के अनुसार जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती है, यानी अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहती है, या फिर वो पाकिस्तान में मिलना चाहती है, या फिर वो अन्य अपना गुट बनाना चाहती है, तो इस प्रकार की उनके सामने 2 शर्तें रखी थी। एक तो उन रियासतों के पास क्या है, 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, और इनकी है वो 1 करोड़ है इनकम आय होनी चाहिए, यानी 1 वर्ष में 1 करोड़ इनकम होनी चाहिए। तो ऐसी रियासतें 4 थी जो इन शर्तों को पूरा करने वाली थी, वे जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सचिवालय विभाग के अनुसार अलग अलग विभागों को, यानी अलग 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 रियासतों में विभाग। तो अब देखते हैं कि बीकानेर के पास कौन सा विभाग था? शिक्षा विभाग। शिक्षा। उदयपुर के पास कस्टम व एक्साइट और खनिज विभाग। कोटा के पास वन विभाग था। और भरतपुर के पास कृषि विभाग था। बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर के पास उच्च न्यायालय। वर्तमान में क्या है? जोधपुर। यानी बीकानेर के पास शिक्षा विभाग था, उदयपुर के पास कस्टम एक्साइट व खनिज विभाग था, कोटा के पास वन विभाग था, भरतपुर के पास कृषि विभाग था, और जयपुर उच्च न्यायालय जयपुर के पास था। और 1957 में क्या है, उसको जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। तो अब ऐसी रियासतें जो भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, यानी भरतपुर और धौलपुर, भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, परंतु शंकरदेव आयोग के गठन पर
राजस्थान में विलय किया गया। डूंगरपुर रियासत मध्य प्रदेश में मिलना चाहती थी और जोधपुर व जैसलमेर, जोधपुर और जैसलमेर पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। ऐसी कितनी रियासतें थी जो राजस्थान के एकीकरण में शामिल नहीं होना चाहती थी? तो 5 रियासतें थी, यानी भरतपुर और धौलपुर है वो भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, डूंगरपुर है वो मध्य प्रदेश में मिलना चाहती थी, जैसलमेर व जोधपुर ऐसी 2 रियासतें हैं जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यानी रियासत सचिवालय की स्थापना होने से पहले तो अलग अलग गठन बनाने का प्रयास किया था। सबसे पहले लिखो राजस्थान, राजस्थान स्टेट यूनियन बनाने का असफल प्रयास। किसके द्वारा किया गया था? डूंगरपुर के, सॉरी उदयपुर के, उदयपुर या मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह ने, भोपाल सिंह ने हड़ौती संघ बनाने का असफल प्रयास। कोटा के शासक भीम सिंह, उन्नीस सौ सैंतालीस के अधिनियम के तहत राजस्थान 8वीं धारा में शामिल किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1947 अधिनियम के तहत। जयपुर को राजधानी बनाने का वीपी सत्यनारायण कमेटी का गठन किया गया। राजस्थान का प्रथम गैर निर्वाचित
वह मनोनीत मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। राजस्थान का प्रथम गैर निर्वाचित व निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। एक से लेकर 6 चरणों का विलय रियासत सचिवालय आयोग से किया गया। और 7वें चरण का विलय, नोट लगाकर लिखनी है, ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों। सातवें चरण का विलय राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में। और अध्यक्ष पूछा जाता है तो फैजल अली। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो किसकी देन मानी जाती है? फैजल अली की मानी जाती है। लिख लो यहाँ, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप फैजल अली की देन है। राजस्थान स्टेट यूनियन बनाने का असफल प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया है? तो उदयपुर यानी मेवाड़ का शासक भूपाल सिंह के द्वारा किया गया है। पूछा जा सकता है कि राजस्थान स्टेट यूनियन संघ बनाने का प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया था, यानी असफल प्रयास रहा था वो उदयपुर या मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह के द्वारा किया गया है। हाड़ौती संघ बनाने का जो असफल प्रयास है वो कोटा के शासक भीम सिंह के द्वारा किया गया था। किसके से? भीम सिंह के द्वारा। और 1947 के अधिनियम के तहत हमारे राजस्थान का है वो 8वीं धारा में शामिल किया गया था। किस धारा में? 8वीं धारा में शामिल किया गया था। और जयपुर को राजस्थानी बनाने का यानी जयपुर को राजधानी बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? वो वीपी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर ही जयपुर को क्या है राजधानी बनाई गई थी। राजस्थान का प्रथम गैर निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री पूछा जाता है तो पंडित हीरालाल शास्त्री है।
और राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाता है तो वो टीकाराम पालीवाल है। कहां से थे ये दौसा से, और ये जयपुर से। और राजस्थान का प्रथम गैर निर्वाचित व निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाता है तो जय नारायण व्यास। कहां से, ये जोधपुर से। 1 से लेकर 6 चरणों पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 6 चरणों का विलय है वो किसके द्वारा किया गया, तो हमारा आंसर रहेगा रियासती सचिवालय विभाग के द्वारा यानी आयोग के द्वारा। 1 से 6 चरणों का विलय है वो राजस्थानी यानी रियासत सचिवालय आयोग के द्वारा किया गया है। और 7वें चरण का विलय यानी 7वें चरण का विलय है वो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, फैजल अली। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना पूछी जाती है तो वो 1953 में हुई थी। और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो किसकी देन माना जाता है, तो फैजल अली की देन माना जाता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।